के हैं, एयोर्टिक साइनस और कैरोटिड साइनस, दे आर कॉल्ड कीमोरिसेप्टर्स। इन न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं? कीमोरिसेप्टर। अब ये ब्रेन में है कि ब्रेन से बाहर? ये जो अयोर्टा और कैरोटिड आर्टरी के अंदर रिसेप्टर है उनका नाम पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है। जिसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। अब यहाँ पे देखें, बहुत आसान बात। यहाँ पे मेन पॉइंट जो आप लोगों को समझनी है, यहाँ से ये न्यूरॉन है कि नहीं, ये रिसेप्टर्स है, तो इन रिसेप्टर इन न्यूरॉन से अपने एक्सॉन्स निकले होंगे कि नहीं? हाँ जी, न्यूरॉन के 3 पार्ट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। क्लियर है? कि वो न्यूरॉन वो रिसेप्टर जो किस साइनस में है, एयोर्टिक साइनस, उससे अपनी नर्व निकली होगी क्या? नहीं। दिस एक्सॉन्स बंडल दे फॉर्म अ नर्व। ये क्या बनाती है? नर्व। और इस नर्व को हम कहते हैं वेगस नर्व। इसको क्या कहते हैं? वेगस नर्व। इसका मतलब ये है कि एयोर्टिक साइनस से जो नर्व निकलती है वो 10th पेरिनियल नर्व है, जिसका नाम क्या है? वेगस नर्व। और जो नर्व कहां से निकलती है, कैरोटिड साइनस, वो ग्लासोफेरिंजियल नर्व है। क्या है? ग्लासोफेरिंजियल, जो 9th पेरिनियल नर्व है। अब समझ गए कि नहीं? तो प्लीज याद रखें, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एयोर्टिक साइनस टू द ब्रेन विल टेकन बाय वेगस नर्व, लेकिन इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैरोटिड साइनस विल टेकन बाय ग्लासोफेरिंजियल नर्व। डन। अब देखिए, आसान बात। एक बंदा है, उसकी बॉडी में किसी भी डिजीज की वजह से ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया? कम हो गया। भाई मुझे ये बताएं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये नॉर्मली कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100। हम जब हॉस्पिटल में पेशेंट ले आते हैं तो उसकी यहाँ पे उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाता है। उस पल्स ऑक्सीमीटर का मतलब कोरोना वायरस डिजीज के अंदर ये होता है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है। क्या? ऑक्सीजन सेचुरेशन। सुन ले, अगर ये नॉर्मल प्रेशर PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये 70 पे 80 पे आ जाए तो लो है कि हाई? दैट इज हाइपोक्सिया। ये क्या है? हाइपोक्सिया। अगर पल्स ऑक्सीमीटर ये बताए कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है? 65, लो है कि हाई? लो है, हाइपोक्सिया है। लेकिन यही ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये FCPS पार्ट 1 का एग्जाम क्वेश्चन है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये लेस देन 60 हो जाए मिलीमीटर ऑफ मर्करी, किससे कम हो जाए? 60, तो ये हाइपोक्सिया सीवियर होने जा रही है। तो फिर जाकर ये जो रिसेप्टर है किस साइनस के अंदर, एयोर्टिक साइनस और कैरोटिड, देन इट सेंस द ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप लेस देन 60। हमने कहा था कि जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है दे बिकम एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज लो ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब लो ऑक्सीजन तो 80 भी है, 70 भी है, लेकिन उसको ये सेंस नहीं करती। शर्त यह है जब तक वो 60 से कम ना हो जाए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्यूज है। क्लियर है क्या नहीं? तो एयोर्टिक साइनस और जो कैरोटिड साइनस है दे बिकम एक्टिवेटेड व्हेन ऑक्सीजन सैचुरेशन इज लेस देन 60। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 60 से ऊपर हमारे पास और भी अदर मैकेनिज्म है कि वो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा सकती है, वो कंपनसेशन कर सकती है। लेकिन ये आर्मी है, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब बाढ़ जो है ना आगे चली जाती है, ऑक्सीजन की मिकदार किससे कम हो जाती है? 60 से कम हो जाती है। क्लियर है? तो ये एमसीक्यू याद रखें कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर बिकम एक्टिवेटेड व्हेन ऑक्सीजन सैचुरेशन इज लेस देन 60। अब यहाँ पे देखें तो ये हाइपोक्सिया है कि नहीं? ये हाइपोक्सिया है। अब ऑक्सीजन का कम होना इनडायरेक्टली किसका बढ़ जाना है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब ऑक्सीजन कम होगी तो रिलेटिवली क्या बढ़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कहते हैं कि लो ऑक्सीजन बट कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज। और कार्बन डाइऑक्साइड जब भी H2O के साथ मिलेगी तो क्या बनेगी? H+ बनाएगी। तो ऑक्सीजन का कम होना इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और इनडायरेक्टली H आयन का बढ़ जाना है। तो जब ऑक्सीजन कम हो जाए तो देखें पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जब ब्लड वो पंप करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल तो एयोर्टा में जाएगी क्या नहीं? और इस ब्लड के साथ ऑक्सीजन होगी क्या नहीं? और अगर ऑक्सीजन इतनी कम है कि इसका प्रेशर किससे कम है? 60, तो ये ऑक्सीजन जब इस एयोर्टा पे गुजरेगी तो दीज रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड। ये रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। और ये रिसेप्टर जो एयोर्टा के अंदर साइनस में है ये एक्टिवेट होकर किस नर्व को स्टिमुलेट करेगी? वेगस नर्व। और यही ब्लड जब आगे जाएगी कैरोटिड आर्टरी में तो वहां पे ये लो ऑक्सीजन कौन सेंस करेगी? कैरोटिड साइनस। तो वो जल्दी फायर करेगी ग्लासोफेरिंजियल नर्व को। क्लियर है क्या नहीं? तो ये कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट हुए? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। और जब ये दोनों नर्व एक्टिवेट होगी तो ये ब्रेन की तरफ जाएगी। किसकी तरफ? ब्रेन। अब ये इनपुट दे रही है किस चीज को? ब्रेन को। और ये दोनों नर्व ब्रेन में जाकर मेडुला ओब्लांगेटा में जाएगी। कहां पे जाएगी? मेडुला ओब्लांगेटा। और ये डोर्सल न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगी। किसको?
डार्सल न्यूरॉन ऑन द मेडुला ओब्लांगेटा, और ये डार्सल न्यूरॉन फिर जाकर स्पाइनल कार्ड में C3, C4, C5 को एक्टिवेट करेगी और वो प्रीनिक नर्व को एक्टिवेट करेगी। कौन सी? प्रीनिक। और प्रीनिक नर्व किसको एक्टिवेट करेगी? डायफ्राम। और डायफ्राम को पता चलेगा कि मैंने अब ऑक्सीजन क्या लेना है? ज्यादा, क्योंकि पहले से ऑक्सीजन कम है। इसको ब्रीदिंग कंट्रोल कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखे, ये इतना आसान चीज नहीं है। एक एक चीज समझा के मैंने वो सर्किट कंप्लीट की है। अब समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ये है, ये जो रिसेप्टर थे, अगर ये सेंस ना करते ऑक्सीजन तो ब्रेन को पता ना चलता था। तो ये रिसेप्टर जरूरी है कि नहीं? फिर ये रिसेप्टर अगर सेंस करते लेकिन ब्रेन को मैसेज ना जाता, या वेगस नर्व का मसला है या ग्लासोफेरेंजियल, फिर भी बात ना बनती। तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में पेरिफेरल रिसेप्टर का भी काम है। बात समझ रहे कि नहीं? सेंट्रल रिसेप्टर का भी काम है। बात समझ गए? और फिर मेडुला ओब्लांगेटा का भी काम है। और मेडुला ओब्लांगेटा अगर मैसेज स्पाइनल कार्ड को देती है C3, C4, C5, तो कौन सी नर्व का होना जरूरी है? ब्रेनिक नर्व। और ब्रेनिक नर्व अगर एक्टिवेट हो जाए तो विच मसल इज एक्टिवेटेड? डायफ्राम। जब तक डायफ्राम काम ना करे फिर भी हम इंस्पायरो नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बंदा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी बात, ये कौन से रिसेप्टर हमने पढ़े? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। ऑक्सीजन की लेवल क्या हुई थी? 60 से कम, बहुत कम। तो इसका मतलब यह है कि रिलेटिवली क्या चीज बड़ी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन का कम लेवल तो सेंस किया है एओर्टिक साइनस ने और कैरोटिड साइनस ने, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बड़ा है ऑक्सीजन कम की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड किसको क्रॉस कर सकती है? ब्लड ब्रेन बैरियर। और वो डायरेक्ट ब्रेन में जाकर CSF के अंदर किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। और वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर फिर इन दोनों नर्व के साथ मिलकर मेडुला को मजीद एक्टिवेट करेगी, क्या आप इंस्पायरेशन को और भी ज्यादा करें। क्लियर है कि नहीं? तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर मेनली सेंस लो ऑक्सीजन इन द ब्लड व्हेन द लेवल इज लेस देन 60, लेकिन सेंट्रल कीमो रिसेप्टर मेनली सेंस इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द CSF। क्लियर है कि नहीं? दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल दी ब्रीदिंग। और अगर हम बहुत ज्यादा फिर ऑक्सीजन लेंगे, बहुत ज्यादा, तो फिर पोन्स सेंस करता है। पोन्स में 2 सेंटर है। कौन से? 2। एक का नाम क्या था? एपनियोस्टिक सेंटर, और एक का नाम न्यूमोटेक्सिक सेंटर है। बात समझ रहे कि नहीं? न्यूमोटेक्सिक का काम क्या है? शाबाश, स्टिमुलेट इंस्पायरेशन, और एपनियोस्टिक का इनहिबिट। इसका मतलब अगर हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो पोन्स और स्टिमुलेट करेगी, और जब हम इतना ऑक्सीजन ले कि अब वो लंग्स के लिए क्या हो? एनफ हो, तो फिर पोन्स क्या करेगी? शाबाश, फिर दूसरा सेंटर एपनियोस्टिक के जरिए मजीद इंस्पायरेशन को इनहिबिट करेगी। कैसे? एपनियोस्टिक सेंटर इनहिबिट डोर्सल न्यूरॉन ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा। और जब डोर्सल न्यूरॉन हम इनहिबिट करेंगे तो कैन दिस C3, C4 एक्टिवेट? नो। अगर ये नहीं होगा तो ब्रेनिक नर्व को बात नहीं आएगी, तो डायफ्राम कंट्रैक्ट नहीं होगा, तो इंस्पायरेशन भी कम हो जाएगा। अब देखें, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना ये किस पार्ट का काम है? मेडुला ओब्लांगेटा। लेकिन मेडुला पे चिक बैलेंस रखना, कब ज्यादा करना है कब कम करना है, वो पोन्स का काम है। किसका काम है? पोन्स। तो पोन्स और मेडुला, इन दोनों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। इसको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम कहते हैं। समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी लास्ट एक MCQ लेके फिर खत्म करते हैं। शाबाश। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इज वेरी कंसेप्चुअल। ठीक है, इसमें जनाब एक और पार्ट जो लास्ट में आप लोगों को याद रखना है कि फिजियोलॉजिकल, नीचे लिखे नोट में, a physiological reflex which prevents the lungs from poor inflation। poor inflation से मुराद poor spitting is known as शाबाश। वो कौन सी फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स है जो लंग्स को जनाब किस चीज से बचाती है? पुअर इन्फ्लेशन से बचा सकती है। तो आप लोग के ख्याल में एनीवन कैन टेल मी द नेम? नेम क्या है? पता है कि नहीं? नहीं, ऑप्शन नहीं है, सोच ले। शाबाश। पुअर इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि अगर हम ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे लंग्स के अंदर तो उसको हम कम करेंगे। कैसे? अब देखिए, बहुत आसान है। यहाँ पे याद रखें, अगर हम देखें
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेके जनाब एक्सेस ज्यादा एयर ट्रैप इन लंग्स। अब सुन ले, अगर लंग्स के अंदर एयर जो है बहुत ज्यादा ट्रैप हो चुकी है तो लंग्स जो है वो एयर से भरेगी, दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन या ओवर इन्फ्लेशन। गुब्बारे में हद से हवा भर जाना, दैट इज कॉल्ड ओवर इन्फ्लेशन। तो अगर लंग्स में एक्सेस एयर क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, तो यहाँ पे लेके एक्टिवेशन ऑफ, हाँ जी, एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? स्ट्रेच रिसेप्टर इन दी स्मूथ मसल्स, ये लेके शाबाश, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकस। किसके अंदर? ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स। किसके अंदर? ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब लंग्स के अंदर एयर की मिकदार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप लोग मुझे ये बताया, पहले लंग्स ये है, सुन ले, अब लंग्स में हवा बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो लंग्स ओवर इन्फ्लेट होंगे, तो अपने साथ ब्रोंकस और ब्रोंकियोल को भी स्ट्रेच करेगी क्या? नहीं। तो उसकी स्मूथ मसल में जो कौन से रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट। और इसकी एक्टिवेशन की वजह से दे सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। किसको सिग्नल देते हैं? ब्रेन को। ये न्यूरॉन है और ये डिफरेंट नर्व के जरिए इस स्ट्रेच रिसेप्टर से एक्टिवेशन की वजह से डिफरेंट नर्व के जरिए सिग्नल कहाँ पे सेंड होता है? ब्रेन। और ब्रेन में जाकर पोन्स में एप्नियोस्टिक सेंटर एक्टिवेट करता है। किसको? एप्नियोस्टिक सेंटर ऑफ पोन्स। अभी पढ़ा है क्या? नहीं। और ये एप्नियोस्टिक सेंटर जाकर इनहिबिट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको? इनहिबिट करता है इंस्पायरेशन को। किसको? इंस्पायरेशन को। अब सुन ले, इंस्पायर का मतलब क्या है? टेकिंग ऑक्सीजन एयर या ऑक्सीजन इन, ऑक्सीजन का बाहर से लेना, दैट इज इंस्पायरेशन। पहले से लंग्स एयर से भरी हुई है तो मजीद एयर हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। अगर हम मजीद लेंगे तो लंग्स बिकम ओवर इन्फ्लेट, और ओवर इन्फ्लेट की वजह से इतने वो इन्फ्लेट हो जाएंगे कि वो दोबारा इलास्टिक रिक्वायर नहीं करेंगे, तो लंग्स डैमेज हो सकते हैं कि नहीं। फिर अल्लाह ने क्या किया है कि जब लंग्स में थोड़ा बहुत एयर भी नॉर्मल से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ब्रोंकियोल और ब्रोंकस की जो स्मूथ मसल है उसके कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं? स्ट्रेच। और ये रिसेप्टर नर्व के जरिए ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि एप्नियोस्टिक सेंटर के जरिए हम किसको ब्लॉक कर सके? इंस्पायरेशन को। हाँ जी। इसका वजह क्या था? वाई? टू प्रिवेंट द लंग फ्रॉम ओवर इन्फ्लेशन, ताकि लंग ओवर क्या ना हो जाए, इन्फ्लेट ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। ये रिफ्लेक्स गुड है कि बैड है? ये रिफ्लेक्स गुड है। तो इस रिफ्लेक्स को फिजियोलॉजी के अंदर एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। इसको क्या कहते हैं? हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इसको कहते हैं। इसका स्पेलिंग है HERING। ब्रूअर का स्पेलिंग क्या है? BREU, इस तरह है UREUER, दैट इज कॉल्ड हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ये दोनों कुलीग्स थे, इन दोनों ने ये मालूम किया था। सुन ले, व्हाट इज हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स? इट इज अ फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स। ये क्या है? फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स विच प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम ओवर इन्फ्लेशन। कैसे? जब लंग्स में एयर बहुत ज्यादा आ जाए तो ब्रोंकस ब्रोंकियोल की जो स्ट्रेच रिसेप्टर है दे एक्टिवेटेड एंड दे सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। टू विच सेंटर ऑफ द ब्रेन? एप्नियोस्टिक सेंटर ऑफ द बोन। और ये एप्नियोस्टिक सेंटर मिडल ऑफ ब्लैंकेटा से जाकर किसको इनहिबिट करेगी? इंस्पायरेशन, कि मजीद एयर ना ले, क्योंकि ऑलरेडी लंग्स के अंदर एयर क्या है? बहुत ज्यादा है, ट्रैप्ड है। और अगर आप मजीद लेंगे तो लंग्स मजीद बढ़ते जाएंगे एंड दे बिकम ओवर इन्फ्लेटेड। तो इस ओवर इन्फ्लेशन को बचाने के लिए मजीद एयर ना लेना, दैट इज विच रिफ्लेक्स? हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्लियर है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता है कि वो कौन सी रिफ्लेक्स है जो लंग्स को ओवर इन्फ्लेट होने से प्रिवेंट करती है, उसका नाम क्या है? हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है। आप लोग ग्रुप में आ जाए, शाबाश, व्हाट्सएप ग्रुप खोलें। एक चीज आप लोग के साथ शेयर करता हूँ यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम आस्क्ड इन एग्जाम्स, so everybody at least know about it। ग्रुप खोलें, इसमें जनाब MCQ क्वेश्चन को देखे, शाबाश, इसको खोलें। मैं देखे पहले MCQs को रीड करता हूँ, फिर आप लोग इस पे कमेंट करें। देखें इसको MCQs मिल गया कि नहीं? इसमें लिखा है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स रिलेटेड टू
देखा है कि नहीं? सिंपल, हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। देखिए अगर किसी ने नहीं पढ़ा आज के क्लास में, जो नहीं है वो कहेंगे ये चीज क्या है। जब एक चीज पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स रिलेटेड टू, सुन ले, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन रेस्पिरेटरी सेंटर। कहते हैं कि हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स जो है ये तब एक्टिवेट होता है जब पीएच का इफेक्ट रेस्पिरेटरी सेंटर पे होता है। इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रेस्पिरेटरी सेंटर, इफेक्ट ऑफ नर्व ऑन द रेस्पिरेटरी सेंटर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेस्पिरेटरी सेंटर। अब देखें हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स यही चीज है। अब सुन लेना, इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं है, टेम्परेचर का कोई लेन देन है, पीएच का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। हाँ जी, एयर का, कार्बन डाइऑक्साइड किधर है? नहीं नहीं, एक मिनट, कंफ्यूज को दूर कर दे। फिर आपके ख्याल में ओके, ईयर ट्रैप से मुराद, बिल्कुल शी इज राइट, ईयर ट्रैप से मुराद सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल द टाइम नहीं होता। ईयर ट्रैप से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड तब होता है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एम्फाइसीमा, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, वो पैथोलॉजी है। ये क्या है? फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। अब सुन ले, ये कहता है कि हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सेंटर पे इफेक्ट कौन डालेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब सुन ले, इसमें पीएच का रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होते हैं? ब्रेन में होते हैं। और हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स ब्रेन तक अपनी सिग्नल सेंड करते हैं, किसके जरिए? सेंड सिग्नल टू द ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ नर्व। किसके जरिए? नर्व। तो इसका आंसर इफेक्ट ऑफ नर्व ऑन दी रेस्पिरेटरी सेंटर है। इसका मतलब कि डिफरेंट नर्व के जरिए स्विच रिसेप्टर से ये इश्यूज ब्रेन तक पहुंचेगी और ब्रेन में एप्नियोस्टिक सेंटर जाकर इनहिबिट करेगी इंस्पायरेशन को, ताकि लंग्स को किससे बचा सके? ओवर इन्फ्लेशन से बचा सके। इसको हम हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, चलो ब्रेक करें, फिर एक शॉर्ट लेक्चर दूसरा ले रहे हैं।